Hello everyone, this is Samiksha Sethia. I hope you guys are doing good and studying well. In this video, we are going to discuss the CA Inter Economics amendments for May 21 examination and onwards. Already we have done 3 lectures जहाँ पर हमने Unit 1, Unit 2 and Unit 3 के amendments discuss किए. In this particular video, we are going to discuss the amendments of Unit number 4, that is International Trade. If you want to download these notes wherein I have given all the changes that have been made in all the chapters, तो आप जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर दिए गए लिंक को यूज़ करके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स विद अस देन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दीज नोट्स फ्रॉम योर क्लास साइट्स. चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1-2 में सबसे ज़्यादा जो अमेंडमेंट्स हैं, एडिशंस बोल लो, क्लैरिफिकेशंस बोल लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का एडिशन बोल लो, वो सबसे ज़्यादा यूनिट 1 and 2 में हैं. उसके वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें. यूनिट नंबर 3 में भी देयर आर सम अमेंडमेंट्स, बट यूनिट 4 हैज़ द लीस्ट अमेंडमेंट्स. You see, we'll be covering this entire video in a span of 10 to 15 minutes only. Alright. So, if you have any friends who are going to appear in the May 21 examination, November 21 examination, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो अपने आप को अपडेट कर सकें. Alright. So, let's start with the lecture 4 of our economics amendments. यहाँ पर हम Unit 4 के changes को discuss करने वाले हैं. So, first chapter is Theories of International Trade. As you can see यहाँ पर सिर्फ आपको जो आरटीपी के क्वेश्चंस हैं और पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, आरटीपी यानी पुराने आरटीपीज, आरटीपी ऑफ May 20, November 20 एंड आरटीपी ऑफ May 21 एग्जामिनेशन प्लस द November 20 पास पेपर एंड Jan 21 पेपर. ऑल दीज पेपर्स यू नीड टू कवर. दैट मीन्स द क्वेश्चंस दैट वर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इन दीज पेपर्स आपको कवर करना है. उससे आपके चेंजेस कवर हो जाएंगे. एज सच कंटेंट में कोई अमेंडमेंट नहीं है व्हेन वी कम टू दिस चैप्टर. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी भी जो चैप्टर है, कंटेंट में कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं. तो क्वेश्चंस का जो चेंजेस हैं, मतलब क्वेश्चंस ऐड क्या, जो पुराने आरटीपीज के क्वेश्चन थे, पास्ट पेपर के क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो यहाँ डाल दिए गए हैं. तो आप अगर आरटीपीज कर लेते हैं पास्ट एंड पास्ट एग्जाम पेपर तो आपका काम बन जाएगा. नेक्स्ट जो चेंज है वो है आपका ट्रेड नेगोशिएशन चैप्टर में कुछ क्लैरिफिकेशंस है यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज रिलेटेड टू फ्री ट्रेड एरिया. तो फ्री ट्रेड एरिया में हमने जो पहले पढ़ा था दैट द ग्रुप ऑफ कंट्रीज, द मेंबर कंट्रीज हु आर मेंबर्स ऑफ द फ्री ट्रेड एरिया, दे एलिमिनेट ऑल टैरिफ बैरियर्स अमंग द मेंबर कंट्रीज. Now they have made it clear that all tariff and quota barriers on trade are eliminated between the member countries. मतलब फ्री ट्रेड एरिया में अगर आप मेंबर हैं किसी भी फ्री ट्रेड एरिया के, फॉर एग्जांपल नाफ्टा, देयर आर नो टैरिफ, नो कोटा रेस्ट्रिक्शन. ठीक है. और मेंबर कंट्री जो है दे कैन इंडिपेंडेंटली डिसाइड कि वो दूसरे नॉन मेंबर कंट्री पे क्या टैरिफ इम्पोज करेंगे. सो दे रिटेन देयर इंडिपेंडेंस इन डिटर्मिनिंग देयर टैरिफ विथ नॉन मेंबर्स. क्लियर. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO. ये टॉपिक ऐड हुआ है तो ये अपने को अच्छे से पढ़ना है. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO. सो देयर आर 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO. फर्स्ट इज टू सेट एंड एनफोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. रूल्स टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन. और किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी लिबरलाइज्ड उसके ऊपर नेगोशिएट करना, मॉनिटर करना इस चीज़ को. टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज. To increase transparency of the decision-making processes, to cooperate with the other major international economic institutions involved in global economic management, जैसे IMF वगैरह हो गए, और international जो institutions हैं which are managing or to some extent facilitating international trade, उनसे cooperate करना. And to help the developing countries जो develop हो रही है अभी to benefit fully from the global trading. ये बहुत ही थियोरेटिकल टॉपिक था जो कि ऐड किया गया है. नेक्स्ट एक टॉपिक हमने पढ़ा था कंसर्न्स अबाउट WTO, इफ यू रिमेंबर. तो देयर आर सर्टेन कंसर्न्स अबाउट WTO, नो डाउट अबाउट दैट, बट कुछ अचीवमेंट्स भी है WTO की. आज WTO को 25 ईयर्स हो गए एस्टैब्लिश हुए. तो इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है. तो बेसिकली यही है कि दे हैव फैसिलिटेटेड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैव बीन क्रिएटेड एंड इंक्रीज इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स. एक होता है आपका कंट्री के अंदर वैल्यू चेन होता है, हाउ मच वैल्यू इज बीइंग क्रिएटेड बाय प्रोडक्शन, बाय द इंक्रीज ऑफ आउटपुट.
But through international trade, because of the WTO, global value chains have increased enormously. All right. इसके बाद में टैरिफ वगैरह जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कम हो गई है. The possibility of movement of components and associated service across multiple locations has increased. डेवलपिंग कंट्रीज भी जो है, डेवलपिंग इकोनॉमीज, वो भी ज़्यादा ग्रो कर पा रही है बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ WTO. Also, these have resulted in increased purchasing power and consumer choice in all countries. आज हमारे पास इतने एक्सपोर्टेड, इतने इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो हमारे लिए चॉइस इंक्रीज हो रही है, हमारी परचेजिंग पावर भी अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए भी इंक्रीज हो जाती है. पॉवर्टी रिडक्शन भी हुआ है बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव्स. आई मीन नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ WTO, ऑफ कोर्स with respect to other factors also, but over the last 25 years, there has been fastest poverty reduction in history. In 1995, over 1 in 3 people living around the world fell below the World Bank's $1.9 का threshold for extreme poverty. अब वो less than 10% हो गया. तो पहले 1/3 था, 33%, अब less than 10%. ठीक है. अगला टॉपिक जो कंसर्न्स अबाउट WTO में काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, उसमें कुछ 4-5 पॉइंट्स और ऐड हुए हैं, तो वो भी मैंने सोचा इंक्लूड कर देती हूँ यहाँ पर. तो जो ऑलरेडी पॉइंट्स हमने पढ़े उसके साथ आप ये 4-5 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं. तो WTO में प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, कोई भी कंट्री जो है आजकल यूनिलैटरल मेजर्स जो है, मतलब मैं एक अगर कंट्री हूँ, से फॉर एग्जांपल US, आई एम इम्पोजिंग टैरिफ एंड कोटा रिस्ट्रिक्शंस और एनी अदर काइंड ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ऑन से प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, वो गया यूनिलैटरल मेजर. काउंटर मेजर क्या हो जाता है, मैंने चाइना पे इम्पोज किया, चाइना ने USA पे इम्पोज. तो दीज आर इंक्रीजिंग अ लॉट. ठीक है, जो कंट्रीज हैं वो ये यूनिलैटरल बैरियर्स को इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है. ट्रेड को क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को फिर वो अफेक्ट कर रहा है एडवर्सली. The rising uncertainty about market conditions is causing businesses to postpone investment. आज जो COVID-19 की वजह से सिचुएशन हो गया all over the world, people are not wanting to engage in trade with, the countries are also not wanting to trade with other countries. पहले खुद का तो need fulfill करें, right? So this is weighing on growth and the future potential of our economies. Many areas of trade such as e-commerce are still outside the WTO. There are mounting trade tensions as some members do not adhere to the WTO's established procedures. जैसे कि US चाइना का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से चाइना इज डंपिंग प्रोडक्ट्स ऑन आवर इकोनॉमी. ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, टू एनकरेज आवर इंडस्ट्री, वी नीड टू इम्पोज दीज रेस्ट्रिक्शन. तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज है. इस क्लॉज का इस्तेमाल करके क्या करते हैं ये लोग, WTO के बनाए गए प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. There is an ongoing stalemate in the appointment of members of the appellate body of WTO's dispute settlement mechanism. इनका dispute settlement का एक फोरम बनने वाला है, तो इसके कौन members होंगे, इसका constitutional hierarchy क्या होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा अभी भी बातचीत discussions चल रहा है, वो resolve नहीं हुआ है मैटर. अगला जो चैप्टर है इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज, इसके पहले और एक चैप्टर एक्सचेंज रेट एंड द इफेक्ट्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज, तो वो अपने को जो है सिर्फ क्वेश्चंस अगेन RTP के पास पेपर के कर लेने हैं. इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज में एक टॉपिक ऐड हुआ है यहाँ पर, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स का. एक ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको याद होगा हमने पढ़ा था. ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इज यूजिंग द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ शुरुआत से नया करो, बट यहाँ पर ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके, मे बी 2 कंपनीज का मर्जर करके या एग्जिस्टिंग कंपनी का एक्विजिशन करके, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो इज बीइंग डन. सो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स इज अ फॉर्म ऑफ FDI विच मेक्स यूज ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय मर्जिंग, acquiring, leasing instead of developing a completely new one. एग्जाम्पल इन इंडिया, एयरपोर्ट्स का जो डेवलपमेंट है उसके लिए 100% ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट इज अलाउड. फिर ये क्वेश्चन ऐड हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इसको देखेंगे अच्छे से. यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज FDI. Calerum Joe, a German investor, buys 5,000 shares of Ford, a US automobile company. Is it FDI? No, it's FPI. Annette D, the US company, acquires all the equity shares
ऑफ एमिलन एंड कंपनी इन एलिस लैंड विच मेक्स कंप्यूटर कॉम्पोनेंट्स। तो सारे शेयर्स मैंने एक्वायर कर लिए, मतलब ओनरशिप ही मेरा हो गया, तो डेफिनेटली इट्स एफटीआई। सी एफपीआई मतलब जब लेस देन 51% इक्विटी शेयर्स, बहुत कम आप एक्वायर कर रहे हैं एज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ओनली, बट यहाँ पे तो बिजनेस पर्पस के लिए सारे इक्विटी शेयर्स आपने एक्वायर कर लिए, नाउ यू आर गोइंग टू बी द ओनर ऑफ दैट बिजनेस, तो येस इट इज एफटीआई। A Bulgarian investor, Borjana Gergiev, pays cash and buys 0.2% of all outstanding shares of Marriott company which makes computer peripherals. Again, no, it is not FDI, it is FPI. Mansi Tech Solutions purchases 52% stake in Sara, a Jamaican technology firm. Yes, yes, it is FDI. Cora extends a loan to Christa Victorian, a power producing firm in which it holds 60% of equity. तो ऐसी कंपनी को आप फाइनेंस कर रहे हैं जहां पर आपका मोर देन 51% स्टेक है, तो वहां पर कुछ फाइनेंसिंग करना है, इज एफटीआई, तो यस इट इज एफटीआई। ऑगस्टा कॉर्प lends pounds 10 million to लीज सड, अ डच पार्ट्स मेकिंग फर्म इन विच इट होल्ड्स 79% ऑफ इक्विटी, तो अगेन यस इट इज एफटीआई। अगला सवाल देखो, लेबर ग्रुप इन योर कंट्री ओपोज द फ्लो ऑफ एफडीआई इनटू द कंट्री ऑन ग्राउंड्स ऑफ परसीव्ड इनइक्विटीज कॉन्सिक्वेंट ऑन एफडीआई, व्हाट आर देयर आर्ग्यूमेंट्स। तो लेबर जो है वो कह रहा है कि एफडीआई मत लेके आइए, तो वो किस लिए कह रहे हैं, तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है पॉइंट्स या आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एफडीआई। बहुत सारे पॉइंट्स थे इसके अंदर कि एफडीआई या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई भी तरह का क्यों नहीं होना चाहिए। Beth and Sushil are members of the committee for resolution of the issue cited above. What arguments would they put forth to convince the labor groups with respect to welfare implications for labor कि नहीं FDI अच्छा है, तो arguments in favor of FDI, ये यहाँ पर बेथ एंड सुशील को मेंशन करना। तो इस तरह के एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वेर यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू राइट। ठीक है, इस तरह से हमारे इकोनॉमिक्स के सारे अमेंडमेंट्स कवर हो गए हैं, जो भी नए स्टडी मटेरियल में चेंजेस थे। आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, और जो सम्स मैंने आपको ओरली करा दिए उसको एक बार लिख के भी प्रैक्टिस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट।